दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ एक एक चैप्टर पर ऑलरेडी आपसे चर्चा किया जा रहा है। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस लेक्चर में हम आपके बीच में चर्चा करेंगे हिंदी पर। मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। एक ही निवेदन हम बार बार आपसे कर रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के जो भी कोर्सेज बन रहे हैं सभी कोर्स की क्लासें यहां से प्रोवाइड की जा रही हैं। आज देखिए हमने लिखा है दिवाली ऑफर के रूप में आप सभी के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी कीमत आप सभी के बीच में रखी गई थी 299 रुपए। लेकिन दिवाली ऑफर के रूप में आपके लिए यह कोर्स वर्तमान समय में 26 तारीख तक मध्य रात्रि तक मान्य है मात्र 150 रुपए में। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाइए और आप मामूली से शुल्क को पेमेंट करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। देखिए आपने अभी तक देखा है आप डेमो के तौर पर जो है उस नोट्स की मांग करते हैं। मैं उस नोट्स को डेमो के तौर पर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमने आपसे कहा है सेम उसी जो है नोट्स से आपके लिए क्लासें भी प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप उस नोट्स को लेने के काबिल नहीं हैं तो बिल्कुल आप काहे को लेंगे, आप चले जाइए वीडियो देखिए और उस वीडियो से ही आप उस नोट्स को अपने खुद हैंड रिटन नोट्स में तैयार कर लीजिए, बाकी चीजें आप भूल जाइए। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली उस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दिवाली ऑफर के रूप में आपके लिए चल रहा है 150 रुपए में, अगर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 पर, भाषाई कौशलों का विकास, जिसके पहले हमने एक लेक्चर ऑलरेडी आपके बीच में प्रोवाइड कर दिया है। उसी के क्रम में आज दूसरा लेक्चर आपके बीच में जा रहा है, जो कि पहला लेक्चर जो आपके बीच में रखा गया था उसमें आपके लिए श्रवण पर हमने बात किया था, यानी श्रवण कौशल के विकास कैसे हो सकते हैं, श्रवण के दोष क्या क्या हो सकते हैं, और इसी के बीच में श्रवण दोष के बाद श्रवण का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या श्रवण दोष का निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर हमने पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। आज का लेक्चर जो आपके बीच में जा रहा है, उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे, उच्चारण क्या होता है, उच्चारण दोष के क्या कारण हो सकते हैं और इसका निराकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो फिर से मैं निवेदन करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था श्रवण के बारे में, श्रवण शक्ति के जो है दोष क्या हो सकते हैं, यानी श्रवण में जब आप सुनते हैं तो उसके दोष क्या क्या हो सकते हैं, इसका निराकरण क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था। आज का लेक्चर जो आपके बीच में जा रहा है उच्चारण, उच्चारण क्या होता है, उच्चारण का मतलब क्या होता है, उच्चारण दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको इस पीडीएफ को पाने की जरूरत लग रही है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, पेड टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप 150 रुपए का पेमेंट करके तत्काल इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट के पीडीएफ जितने भी क्लासें आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सभी की पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण के बारे में। उच्चारण क्या होता है, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है उच्चारण का शाब्दिक अर्थ बोलना है। जाहिर सी बात है हम वर्तमान समय में आपके समक्ष टीचिंग कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बोलना आपके बीच में अनवरत जारी है, यही हमारा उच्चारण है। आपसे कहा जाता है कि आप किसी चीज का उच्चारण करिए, आप उच्चारण जब करेंगे तबे ना बोलेंगे। ठीक है, वही चीजें बोलना ही आपका उच्चारण कहलाता है। आगे कहा जा रहा है इस प्रकार बोलने में जो ध्वनि व्यवस्था, बल, लय, स्वराघात, गति और विराम का समुचित प्रयोग करना ही उच्चारण है। जाहिर सी बात है जब आप पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं तो चाहे जहां तो आप कर नहीं सकते हैं, जहां पर आपको रुकना है विराम चिन्ह को प्रयोग
जब हम रुकने के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे आप कॉमा का प्रयोग करते हैं, यहाँ देखिए कॉमा का प्रयोग, हर जगह हम कॉमा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आ रहा है, बार बार वही चीज़ आ रही है, उसी के समकक्ष कोई चीज़ आ रही है, तो आप वहाँ कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ बल आ गया, लय आ गया, स्वराघात आ गया, गति, ये सारी चीज़ें एक ही समान लग रही हैं, इस वजह से हमने यहाँ कॉमा का प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे अगर कहीं आप बल दे रहे हैं और लय, जैसे गाना आप गा रहे हैं, स्वराघात है, और गति यानी विराम चिन्ह का प्रयोग हम एक समुचित रूप में कर सकते हैं, यही हमारा उच्चारण कहलाता है, ठीक है। अगला आपके बीच में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं उच्चारण दोष के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे हम किसी चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो हमें उसको पढ़ने में किस प्रकार से हम जो है क्या कारण हो सकते हैं, हम क्यों नहीं किसी चीज को पढ़ पा रहे हैं। जैसे हम अगर मान ले हम यही चीज आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं बड़े स्टाइल से पढ़ने का प्रयोग करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उच्चारण दोष के कारण के तहत ही आते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहला कारण आपके बीच में आ रहा है कि सबसे पहला कारण आपके बीच में जीभ दबाकर उच्चारण करना और वर्णों को मुख में काट देना। कुछ लोग होते हैं इस तरह से पढ़ाई करते हैं, जाहिर सी बात है आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उच्चारण दोष के कारण के तहत आते हैं। कोई जीभ दबा के बोल रहा है, कोई स्टाइल से बोलने का प्रयास कर रहा है। आज के समय में आपने हेलो को बोलते हुए देखा होगा, कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बड़े ही स्टाइल में बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बीच में आ रही है। वर्णों को जल्दी से बोलना, जैसे कोई चीज़ आपके बीच में आया और आप उसे जल्दी से बोलने का प्रयास किए, और जल्दी से बोलने के प्रयास में जब आप उच्चारण करेंगे तो वह कहीं ना कहीं अशुद्ध उच्चारण हो जाता है, ठीक है। किसी भी वर्ड को या किसी भी शब्द को बोलने के लिए जैसे उसको बोलना है सेम उसी प्रकार से ही बोलना चाहिए, आप अपने मन से उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमें जल्दी बोलना है, अभी हम कह दें जल्दी, ठीक है, अभी हम कह दें जल्दी, तो जल्दी कहीं ना कहीं जल्दी और जल्दी में अंतर है। तो इस तरह की बातें आपके बीच में आती है। वर्णों को मुख से फेंक कर बोलना, कुछ लोग होते हैं किसी शब्द को ज्यादा वर्णों इस तरह से बोल दें, तो जाहिर सी बात है ये भी उच्चारण दोष के कारण के तहत ही आते हैं। रुक रुक कर बोलना, अभी अगर हम कह दें वर्णों को मुख से, यही हमारा रुक रुक कर बोलना है, ठीक है, तो ये भी उच्चारण दोष के कारण के तहत आते हैं। वर्णों को नाक में बोलना, पता लगा नाक से वह उच्चारण का उस शब्द का उच्चारण है ये नहीं और हम नाक से बोल रहे हैं, तो वो भी हमारे शुद्ध उच्चारण के अशुद्ध उच्चारण के तहत ही आएगा। सही उच्चारण का ज्ञान ना होना, जब आपको उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप किसी भी शब्द को जो है सही से उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हमने वर्णमाला में उच्चारण स्थान का प्रयोग करना आप सभी को बताया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अध्यापक, तो अगला आपके बीच में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहां से कहा जा रहा है अध्यापक, ठीक है। अध्यापक के अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण, बिल्कुल आज के समय में आपने देखा होगा आए दिन कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो किसी शब्द को सही से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। जैसे हम अपना उदाहरण आपको लेके बताएं, अभी हमको अध्यापक कहना है और अगर हम अध्यापक न कह करके अध्यापक कह दें, ठीक है, और हम अध्यापक कह दें, अगर आप एक छोटे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बार बार आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो सेम आपका ही अनुकरण वह बच्चा करने लगता है, ठीक है। और अगर किसी चीज का उच्चारण वह बच्चा करने लगता है तो जाहिर सी बात है कि जब धीरे धीरे करके सेम वही चीजें उसके दिमाग में कंठस्थ हो जाती हैं तो आने वाले समय में वही चीजें आपको छुड़ाने में बड़ी असुविधाएं होती हैं। तो बहरहाल कभी भी एक अध्यापक होने के कारण, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपको अशुद्ध उच्चारण बच्चों के सामने नहीं करना है, ठीक है। और यहां देख पा रहे हैं अशिक्षित परिवार, जब आपके बीच में अशिक्षित परिवार होगा, आप अपने आसपास में देख पा रहे हैं जिस भी परिवार जो कोई भी परिवार हो, अगर उसका परिवार जो है अशिक्षित है तो वह बच्चा जो उसके घर में पैदा होगा कहीं ना कहीं वह शुद्ध उच्चारण करने में भी उसे असुविधाएं व्याप्त होंगी, ठीक है। जब आपके आसपास में या आपके परिवार में, ठीक है, अगर कोई भी बच्चों के समक्ष अच्छा उच्चारण कर रहा है तो सेम वही अनुकरण वह बच्चा करने लगता है। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं, हमने आपके समक्ष चर्चा किया उच्चारण दोष के कारण क्या हो सकते हैं। अब नीचे आ सकता है उच्चारण दोष जो आपने अभी तक किया, या आपके घर में कोई भी उच्चारण दोष अनवरत कर रहा है तो हम उस उच्चारण दोष को किस प्रकार से निराकरण कर सकते हैं। सबसे पहला आ रहा है उच्चारण स्थलों का ज्ञान कराकर। जब आपके बीच में जैसे हम अगर मान लें आपको वर्णमाला का ज्ञान तो है लेकिन आपको उच्चारण स्थान का पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी भी शब्द का अगर उच्चारण स्थान आपको नहीं पता है तो आप कभी भी
उच्चारण का जो दोष है उसका निराकरण आप नहीं कर सकते, चाहे एक अध्यापक ही क्यों ना हो, अगर उसे उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं है तो आप उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि उच्चारण स्थलों का ज्ञान कराया जाए। बिल्कुल, जब आपको उच्चारण स्थान का ज्ञान होगा तभी जाके आपका उच्चारण का जो दोष है उसका निराकरण हो सकता है। अगला कहा जा रहा है उच्चारणाभ्यास कराया जाए। बिल्कुल, अगर कोई चीज आप लगातार अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं और वही चीजें आपको अनवरत आपके प्रैक्टिस में लाई जा रही हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसे उच्चारण करके आप अशुद्ध उच्चारण करिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अगर आप भले ही उसे अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो आप लगातार अगर वह चीजें आपकी प्रैक्टिस में बनी है तो आप एक ना एक दिन शुद्ध उच्चारण करने लगेंगे। अगला कहा जा रहा है अशिक्षित परिवारों में शिक्षा की व्यवस्था। बिल्कुल, हमने अभी आपसे बताया कि अगर आपका अशिक्षित परिवार है तो आपके घर में पलने वाला बच्चा भी अशुद्ध उच्चारण करेगा, लेकिन अगर उसी बच्चे को हम एक शिक्षित परिवार में ले जाएं या शिक्षित वातावरण में ले जाएं तो जाहिर सी बात, जो बच्चा अशुद्ध उच्चारण कर रहा है वही बच्चा एक ना एक दिन शुद्ध उच्चारण करने लगेगा, ठीक है। अगला देख पा रहे हैं अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण कराया जाए। जाहिर सी बात है, अध्यापक अगर शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उससे पढ़ने वाला हर एक विद्यार्थी कहीं ना कहीं अपने आप को शुद्ध उच्चारण करने में अपना समय व्यतीत करेगा, ठीक है। इसलिए अध्यापक को कभी भी बच्चों के सामने गलत भी है, अशुद्ध उच्चारण, इन सभी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला कहा जा रहा है विद्यालयों में उचित वातावरण का निर्माण। पता लगा जिस भी विद्यालय में आपके घर का बच्चा पढ़ रहा है उस विद्यालय में लगातार गालियां गलौज, अल्कोहल इत्यादि का सेवन हो रहा है, तो आपके घर का बालक भी जिस एनवायरमेंट में लगातार अल्कोहल का सेवन हो रहा है, ठीक है, अल्कोहल इत्यादि और गाली गलौज हो रहा है, आपका बच्चा भले क्यों ना पढ़ने में तेज तर्रार हो लेकिन वह एक न एक दिन अल्कोहल इत्यादि का सेवन जरूर करने लगेगा। और जब अल्कोहल का सेवन करने लगेगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाली गलौज इत्यादि चीजें उसके विचार में जरूर आएंगी। तो कहीं ना कहीं विद्यालय का जो वातावरण होना चाहिए वह एक उचित जो है होना चाहिए, जो आपके भविष्य, जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर हो। इन सभी को अपनाकर हम अशुद्ध जो है उच्चारण दोष के हम निराकरण को कर सकते हैं, ठीक है। अगला आप देख पा रहे हैं वर्तनी अशुद्धि के कारण क्या हो सकते हैं और इसका उपाय क्या हो सकता है। जैसे कोई बालक है अगर अशुद्ध जो है वर्तनी शुद्ध अशुद्ध कर रहा है, कोई भी शब्द बोल रहा है, अगर वह अशुद्ध बोल रहा है तो उसका उपाय हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस पहला कहा जा रहा है अशुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा। अगर कोई भी बालक, हालांकि यह चीजें हमने आपको पहले भी बताया लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके चैप्टर में रखा गया है, कहा जा रहा है अशुद्ध उच्चारण। अगर कोई भी बालक अशुद्ध उच्चारण कर रहा है तो धीरे धीरे उसे हम शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देकर शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करवा सकते हैं। अगला आपसे कहा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में मात्राओं का अपूर्ण ज्ञान। अगर आपको मात्राओं का पता लगा, बड़की ई की जगह छोटकी का प्रयोग हम कर रहे हैं, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ, हालांकि यह नहीं हमें कहना चाहिए, ह्रस्व ई दीर्घ ई का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि आप एक भविष्य के भावी शिक्षक हैं। बट अभी आपकी शुरुआती दौर है, इस वजह से ह्रस्व ई दीर्घ ई मैं नहीं कह रहा हूं, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरह की बातें हम आपके समक्ष कर रहे हैं। बहरहाल आप भविष्य के लिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप जब पढ़िएगा तो ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, ह्रस्व ई दीर्घ ही ई का इस्तेमाल आप करिएगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि मात्राओं का पूर्ण ज्ञान, अगर आपको बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ करना है, छोटकी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ करना है, अगर इसका प्रयोग आपको नहीं ज्ञान है, ठीक है, ये प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप शब्द को भी गलत लिखेंगे और जब शब्द को गलत लिखेंगे तो जाहिर सी बात जो आपका उच्चारण होगा 100% वो भी अशुद्ध ही होगा, ठीक है। इसका उपचार आप किस प्रकार से कर सकते हैं, पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान। जो मात्राओं का अपूर्ण ज्ञान आपके बीच में है उसे आप पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान देकर सारी चीजों का निराकरण हम कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग, पता लगा आपको चांद कहना है, ठीक है, पता लगा आपको चांद कहना और आप कह रहे हैं चंद कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो भी अशुद्ध है, ठीक है। आंख आपको कहना है तो आप कह रहे हैं अंक कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इन सभी का प्रयोग करना। आपको अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करना है, विसर्ग का प्रयोग कहाँ करना है, अनुनासिक का प्रयोग करना कहाँ करना है, ये सारी चीजों का ज्ञान आपके समक्ष होना चाहिए। यहाँ देखिए उपाय के रूप में लिखा है ज्ञान होना, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है वर्तनी के अभ्यास का अभाव। वर्तनी के अभ्यास, ठीक है, कोई चीजें अगर लगातार आपके अभ्यास में बनी हैं तो कहीं ना कहीं आप उस अभ्यास के द्वारा उस अशुद्धि को आप दूर कर सकते हैं। और आगे कहा जा रहा है शब्दों को
सुनने व लिखने में सावधानी असावधानी। जैसे हम आपसे कहें, ठीक है, आप लगातार टीचिंग कार्य कर रहे हैं, है ना, आपका ध्यान लिखने, आप लिख तो रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, किसी और जगह, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर आपके बीच में आती हैं तो आप जाहिर सी बात है अशुद्धि का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आपका ध्यान किसी और की जगह चला गया है और आपको क्लास में लिखाया जा रहा है कि बेटा ये लिखकर हमें दिखाओ, जब आपका ध्यान ही आपके चैप्टर पर नहीं है, आपके लिखने पर नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप अशुद्धि का इस्तेमाल जरूर करेंगे। नीचे आप उपाय के रूप में देख पा रहे हैं, पूर्ण ध्यान व सावधानी। बिल्कुल, अगर आप सभी को पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। अगर आपकी परीक्षा में आपके संस्कृत रखा गया है, संस्कृत में एक बिंदी का बड़ा महत्व होता है, इस वजह से कभी भी आप उस बिंदी का भूल मत करिएगा। हालांकि हिंदी का चैप्टर है, हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं, बहरहाल आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि आप अशुद्धि को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इस वजह से हमने आपको थोड़ा सा संस्कृत में लेके आया। तो जाहिर सी बात है आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते समय, किसी भी बुक को पढ़ते समय अपना 100% दीजिए। जाहिर सी बात है आने वाले समय में आपके लिए वह बेहतर परिणाम लेके जरूर आएगा। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि इसमें पहला है कि निरीक्षण द्वारा कार्य का जो और वह संशोधन न किया जाए, ठीक है। कहा जा रहा है आपसे, देखिए 5 नंबर के बाद 6 नंबर आपसे कहा जा रहा है शिक्षक द्वारा, ठीक है, शिक्षक द्वारा लिखित कार्य का निरीक्षण व संशोधन न किया जाए। जैसे अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों को सुलेख लिखवाया, आपने बोलकर इमला हम कहते हैं, ठीक है, इमला लिखवा दिया, बाय द वे आपको एकदम बिल्कुल जो है देहाती लैंग्वेज में लेके चल रहे हैं, आपने लिखवा दिया और कोई बच्चा इस तरह से गलत लिख दिया है, अगर आप उसकी कॉपी में इस तरह का गोला नहीं कर रहे हैं तो वह बच्चा उसे भी नजरअंदाज कर देगा। तो कभी भी आप छोटे बच्चों को पढ़ाते समय अगर वह अशुद्धि का इस्तेमाल किया है तो आप उसकी कॉपी पर इस तरह से गोला जरूर कर दीजिए और गोला करने के बाद वहीं बगल में आप संशोधन कर दीजिए कि बेटा इसे इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस वजह से आप उसका दूर कर सकते हैं। अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख का निरीक्षण व संशोधन, ये सारी चीजें करके आप उसकी अशुद्धियों का उच्चारण दूर कर सकते हैं। अगला, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग ना होना। जाहिर सी बात है आज के समय में आपने देखा है कि श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग ना होना। श्रव्य दृश्य यानी कोई चीज आपको दिखाई जाए और कोई चीज आपको सुनाई जाए, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके प्रयोग में नहीं है तो जाहिर सी बात है आप अशुद्धि का प्रयोग करेंगे। अगला आपके बीच में आ रहा है पुस्तकों का मुद्रण की अशुद्धियां। आज के समय में आपने देखा आए दिन कुछ ऐसी बुकें आपके बीच में आ रही हैं जिनके छपने में तमाम तरह की त्रुटियां आपके बीच में आती हैं। अगर किसी भी बुक में इस तरह की त्रुटियां हैं तो आप बुक को पढ़ते समय वही चीजें अनुकरण करेंगे और जब आपके अनुकरण में वो चीजें आ जाएंगे तो अनवरत वही चीजें बनी रहेंगे। इस वजह से पुस्तकों के मुद्रण में अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट लिखा जा रहा है कि मुद्रण की शुद्धियों पर ध्यान देना। बिल्कुल, अगर मुद्रण की शुद्धियों पर ध्यान आपका है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो बेहतर जरूर होगा, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है शिक्षक का श्यामपट्ट पर अशुद्ध लिखना। अगर आपको लिखते समय, ठीक है, लिखते समय एक शिक्षक है, अगर वह श्यामपट्ट पर कोई चीजें गलत लिख रहा है तो कहीं ना कहीं एक जो बालक होगा वह भी वही अशुद्ध लिख लेगा। और अगर जो है टीचर अशुद्ध लिख रहा है, अगर कोई बालक उसी को अनुकरण कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह भी बालक अशुद्धियों का शिकार होता हुआ अनवरत चला जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपके बीच में उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। नेक्स्ट अगला जो भी होगा आपके बीच में वाचन से हम स्टार्ट करेंगे। सस्वर वाचन और मौन वाचन किस प्रकार से क्या होता है, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।